नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। हमारे और आप जैसे लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि हमारा समाज पढ़े लिखे लोगों का समाज हो, ऐसे लोगों का समाज हो जो सवाल कर सके, जो आलोचना कर सके, जो स्टैब्लिश्ड ऑर्डर है, जो स्टैब्लिश्ड नीतियां हैं उन पर सवाल खड़ा कर सके। ये नहीं कि जो भी चीज आपके सामने आ रही है उसको आप आंख बंद करके उसको स्वीकार कर ले। हम नहीं चाहते ऐसा समाज। हम हमेशा ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर लोगों में सवाल करने की शक्ति हो, यानी कि जो बौद्धिक स्वतंत्रता है वो बनी रहे। लेकिन हमारे देश में ऐसा लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार इस समय हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसका सबसे जीता जागता प्रमाण है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी, जहां पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जो आज के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इंटेलेक्चुअल्स हिंसा और आतंक का माहौल बना रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि एक बड़ा तबका है जो इस समय देश में कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, कोविड-19 की लड़ाई में लड़ रहा है, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका है जो बुद्धिजीवियों का वो आतंक और हिंसा को फैलाने का काम कर रहा है। और साथ में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, इट्स अबाउट माइंडसेट। यानी कि आपकी विचारधारा जो भी हो, लेकिन आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो देश को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन अब अगर प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को आप जो अभी हाल में वेबिनार को लेकर जो रूल्स में बदलाव आए हैं तो उसको लेकर आपसे आज बात करूंगी कि जो अभी 15 जून को ये जो वेबिनार के रूल्स में चेंज आया वो क्या था। उसके हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूट अगर अब वेबिनार करना चाहता है तो उसको वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए क्लियरेंस लेनी होगी। लेकिन अगर बिल्कुल साफ साफ तौर पर कहें तो जो भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, अगर वो अंतरराष्ट्रीय भागीदारी चाहती है अपने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में या वेबिनार में, तो उनको ये अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें, जैसे कि मिसाल के तौर पर उन रूल्स में ये दिया हुआ है जैसे कि भारत की सीमा से जुड़े हुए जो मामले हैं आप उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए डिस्कशंस हैं, आप उन पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। लद्दाख, उत्तर पूर्वी भारत, ये जो मैटर्स हैं उन्होंने कहा ये आंतरिक मामले हैं भारत के, यानी कि ये इंटरनल मैटर्स हैं और इसको लेकर आप वेबिनार नहीं कर सकते हैं। और अगर करना है तो इससे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति चाहिए। अब इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। देश के जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साइंटिस्ट्स ने शिक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस तरीके का जो ब्लैंकेट बैन है वो ठीक नहीं है और जो रिसर्च, जो शोध करने की जो क्षमता है, जो स्पिरिट है, जो लगन है, जिस लगन से लोग शोध करते हैं, ये उस पर अंकुश लगाएगा। लोग फ्री एंड फेयर डिस्कशंस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के जो प्रेसिडेंट है पार्था मुखर्जी, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत भी की और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस तरीके की चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस तरीके का जो ब्लैंकेट बैन लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये तो बिल्कुल वही चीज है जैसे कि रशिया में होता है। रशिया में क्या होता है, अगर आपको किसी तरीके की कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस या कुछ करना है तो आपको क्रेमलिन से उसका क्लियरेंस लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पर आउटराइटली भारत की सरकार को ब्लेम नहीं करूंगी। पहली बात तो ये कि कोई भी जब हम ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस करते थे जिसमें कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होता था तो ये प्रोटोकॉल है कि देश का क्लियरेंस उसमें जरूरी होता है। अब चूंकि वेबिनार्स काफी भारी संख्या में होने लगे हैं तो इन वेबिनार्स को लेकर भी हमें रूल बनाने होंगे और हो सकता है, मैं इसे पूर्णतः रूप से इसमें सरकार को ब्लेम नहीं करती हूं, लेकिन ये एक अहम हिस्सा है
कि इन रूल्स को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उन रूल्स का स्पष्टीकरण ठीक से करें। जैसे कि पार्था मुखर्जी ने कहा है कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं, JNK, लद्दाख, तो अगर भारत से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पर अगर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो आप इंटरनल मैटर्स को डिफाइन करिए, यानी कि भारत के आंतरिक मामले क्या है, उनके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, आप किन टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकते हैं, उन चीज को आप क्लैरिफाई करिए। तो उस चीज का क्लैरिफिकेशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर इन चीजों का क्लैरिफिकेशन नहीं है ठीक से, और अगर आप इसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे एकेडमिक फ्रीडम का क्या होगा, यानी कि जो बौद्धिक स्वतंत्रता है जिसे हम इंटेलेक्चुअल फ्रीडम कहते हैं, उसका क्या होगा। अब अगर आपको बता दूं कि जब हम इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की या एकेडमिक फ्रीडम की जब हम बात करते हैं अपने देश में, तो उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, आपको ये समझना जरूरी है। एकेडमिक फ्रीडम में हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी भी चीज पर शोध करने की, उसे पढ़ाने की। दूसरा ये है कि एक्सचेंज और डिसेमिनेशन, यानी कि आप आपसी जो विचार हैं उसको आप आपस में डिस्कस करें, उसको स्प्रेड करें, उसको पब्लिश करें। इंस्टीट्यूशन की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, वो बहुत जरूरी है। कैंपस की इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। और साथ में एकेडमिक और कल्चरल एक्सप्रेशन जरूरी है। तो जब हम कल्चरल और एकेडमिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो जब इस तरीके के वेबिनार्स आएंगे और वेबिनार्स में अंकुश लगाया जाएगा ये कहते हुए कि आप इस तरीके के वेबिनार्स के लिए आपको क्लियरेंस चाहिए, तो ये अंकुश लगाना नहीं हुआ तो और क्या हुआ। और हम हंसी का पात्र भी बन रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आज के दौर में जहां पर सैटेलाइट, सेंसर्स, सर्वेलेंस के जमाने में हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम वेबिनार्स में इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हम नहीं करना चाहते, तो हम अपने आप को हंसी का पात्र बना रहे हैं। और साथ में हम ये भी लोगों को बता रहे हैं कि अब हम लोकतंत्र नहीं है, हम बिल्कुल चाइना मॉडल पर चल रहे हैं। चाइना का जो एक मेनियाकल मॉडल है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो जो सिमेट्री बनानी थी, जैसे पहले भी यूनिवर्सिटीज में 70 से ही लागू है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल सेमिनार्स वगैरह करने के लिए, और वो सिस्टम बना हुआ है जो HRD जाता है या होम जाता है, जहां से वीजा वगैरह के, जैसे हमारे यहाँ चाइनीज स्कॉलर्स को लाना लगभग बहुत ही मुश्किल है, पाकिस्तान तो वो बहुत मुश्किल है, तो ये सब नहीं हो पाता है। अब ये जो वेबिनार वाला जो आया है, पूरा जो कल्चर आ गया है, कल्चर क्या अब जरूरी भी हो गई है। प्राइम मिनिस्टर खुद ही वेबिनार से करते हैं, हम लोग खुद ही वेबिनार से करते हैं, तो उसको किस तरह के रूल सिस्टम में डाला जाए, और जो पुराने सिस्टम है, पुराने जो अप्रूवल सिस्टम है, उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाए वेबिनार में, ये इसका एक प्रॉब्लम है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसको आई थिंक एक प्रोसेस में होगा शायद, ये भी जो नया सिस्टम आ गया है। दूसरा जो इसमें इशू है कि अब हो क्या रहा है, एकेडमिक्स जो है उसको एक कंट्रोल मैकेनिज्म में तब्दील किया जा रहा है कि कितना कंट्रोल किया जाए। वेबिनार तो छोड़ दीजिए, अब किसी भी ग्रांट टेकिंग एसोसिएशन, कोई उनका जो मेमोरेंडम देखेंगे जिसमें आपको साइन करना पड़ा है ग्रांट लेने के लिए, उससे ज्यादा सरल तो बैंक से लोन लेना हो गया है, समझ रहे हैं। तो उसमें एक ये प्रॉब्लम है कि इसके बाद कोई आदमी संकोच करेगा कोई सेमिनार करने में, बिकॉज इतने सारे रूल्स बन जाएंगे कि एक एकेडमिक्स अगर कुछ इंटरेक्ट करना चाहेगा, वो क्यों करेगा, पहले तो वो बात है। डरना वरना तो बात की बात होती है कि वो क्यों करेगा इतना में। तो इससे है मेरे ख्याल से इंडिया की जो पूरी जो साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल सोशल साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो डिप्राइव हो जाएगी इंटरनेशनली अपने आप को कमिट करने में। उससे देश को घाटा होगा, बहुत बड़ा घाटा होगा। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं, ये मिसयूज किए जा सकते हैं, मिस इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री का वो पढ़ा अखबार में आज, तो उन्होंने जो कहा कि कई ऐसे बुद्धिजीवी, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो कि आतंक में भी इन्वॉल्व होते हैं ना। ऐसे हो सकते हैं कि जो दुनिया में कहीं पे भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, उनमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर इसका ये मतलब निकालना कि पढ़े लिखे लोग जो है वो आतंक को पनाह देते हैं या वो उसका कारण है, और एक तरह से इंटेलेक्चुअल, एक एंटी इंटेलेक्चुअल फीलिंग जो है उसको इनकरेज करना या उसको स्पेस देना, मुझे लगता है ये बहुत हमारे लिए खतरनाक है, हमारे समाज के लिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लोग जैसे हम देख ही रहे हैं कि भीमा कोरेगांव केस में भी
ढाई ढाई साल से लॉयर, इंटेलेक्चुअल्स, कितने पोएट्स, वो सब जेल में पड़े हैं। कोई चार्जेस नहीं बनाए जा रहे, कुछ नहीं हुआ जा रहा। यूएपीए के अंदर ऐसे ऐसे लॉज हैं, उसके अंदर आप किसी को भी पकड़ के अंदर रख दो, आपकी कोई जवाबदेही तो है नहीं। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि ये हमारे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे बुद्धिजीवियों के लिए तो खासकर जो है, ये खतरनाक एक तरह का ये इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जो मिसयूज किया जा सकता है जी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जैसे लीडरशिप में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, उनको इस तरह के स्टेटमेंट्स देने के पहले बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम क्या एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो कि एंटी नॉलेज है, एंटी इंटेलेक्चुअल है। और इसके कई उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहला उदाहरण है 22 साल की दिशा रवि, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। उसको अरेस्ट कर लिया, वजह जो भी हो अभी वो जांच का विषय है, उसमें आज नहीं जाऊंगी। लेकिन जिस तरीके से एक्टिविस्ट को पकड़ा जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है। दिशा रवि को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत एक यंग एक्टिविस्ट है। आपने बड़े बड़े जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने साल से ह्यूमन राइट्स पे काम किया है, आज आपने उन्हें भी जेल में डाल दिया है, ये कहते हुए कि वो अर्बन नक्सलाइट हैं। पी वारावारा राव 78 साल के, आज वो जेल में है। स्टैन स्वामी 83 साल की उनकी उम्र है, पार्किंसंस के मरीज हैं और आज वो जेल में है। गौतम नवलखा 68 साल की उनकी उम्र है, वो भी इस समय देखिए किस प्रताड़ना से वो गुजरे। और यहाँ तक कि इतना इनह्यूमन एटीट्यूड उनके साथ हुआ, इतना इनह्यूमन सा जो अमानवीय बर्ताव है कि उनको अपने चश्मे चाहिए थे और जो जेल की अथॉरिटीज थी उन्होंने उनको चश्मा भी उनका नहीं दिया। तो ये कैसा समाज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप राइटर्स की देख लीजिए, क्या हमें इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, क्या हमें एकेडमिक फ्रीडम है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, जो राइटर्स हैं उनकी किताबों को बैन कर दिया जाता है। उसी तरीके से जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्म्स को सेंसर कर दिया जाता है। आर्टिस्ट्स हैं, उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको वैंडलाइज कर दिया जाता है या आर्टिस्ट को मार डाला जाता है। पोएट्स हैं, उनको आप जेल में डाल देते हैं। एक्टिविस्ट का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्हें जेल में डाल देते हैं। यहाँ तक कि आपने कॉमेडियंस को भी नहीं छोड़ा है। मुनव्वर फारूकी को देख लीजिए, कुणाल कामरा को देख लीजिए, उनके साथ जो भी वो इंटेलेक्चुअली अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से जो बोलते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज एक बड़ा मसला बन गया है कि अगर इंसान एक्सप्रेस करे तो कैसे करे। अगर आप इतने अंकुश लगा देंगे, और वेबिनार एक ऐसा टूल था जो कि कोविड के टाइम में आपको मदद करता था कि आप लोगों से इंटरैक्ट करें, फ्री एंड फेयर डिस्कशन हो। Well, you can say goodbye to academic freedom. This is not something new. This has been a pattern under Modi Sarkar right from when it started. You've seen the attacks on the integrity and independence of JNU. That's been one major example, and you've seen the way there have been physical attacks on students in Jamia Millia and Aligarh and elsewhere. Even the way in which certain dissenting voices in University of Hyderabad and other central universities have been affected. But that is about, that's a different theme. Here, the definition of what all requires permission goes beyond what you just mentioned. It includes anything related to India's internal matters, right? Anyone wanting to study anything related to India, any one of us who wants to engage with the best scholars in the world on issues which are, related internally to India. It could be about, water and climate change. It could be about, agriculture. It could be about jobs. Every one of these things, we still require academics to get permission. And, so what this does is, at one level, Mr. Modi used to talk about less, minimal governance and things like minimal government and maximum governance. Well, this is not minimal government at all. This is really maximum interference, and there is no reason for this. लेकिन एक और चीज आपके सामने रखना चाहती हूं, और वो ये है कि
आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। मोदी सरकार का एक फ्लैगशिप स्कीम है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हम बार बार करते हैं, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन को एनकरेज करेंगे, और ये सब कैसे होगा जब आप इंटरनेशनल एक्सचेंज बिल्कुल बंद कर देंगे। यानी कि आज मेरा जो सवाल है कि हमारा अगला पड़ाव क्या होगा। क्या हम अपने रिसर्चर्स से और साइंटिस्ट से अब ये कहेंगे कि आप अपने ईमेल्स करने बंद कर दीजिए, अपनी बुक्स को पब्लिश कराना बंद कर दीजिए? आखिर हम किस तरीके की मैसेज देना चाह रहे हैं? यानी कि कुल मिलाकर जो माहौल एक बन रहा है वो एक एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी नॉलेज माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस समय जो बड़ा सवाल है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो सवाल आता है कि क्या मोदी सरकार एक ऐसा समाज चाहती है जहां पर लोग सवाल करें ही ना, जहां पर लोग आलोचना करें ही ना, जहां पर सिर्फ लोगों को अगर कोई चीज आए तो वो है सिर्फ जी हजूरी की, और जो भी सरकार कहती है उसको आराम से स्वीकार कर लिया जाए? क्या हम एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और दिशा रवि जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, जो यंग एक्टिविस्ट हैं, उनकी जबान हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा डर लगता है कि अगर ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बिना किसी बैगेज के आते हैं, इनके पास ना नेपोटिज्म का कोई चार्ज है, ना करप्शन का कोई चार्ज है, तो अगर इनकी आवाजें बुलंद हो जाएंगी तो हो सकता है कि सरकार की मुसीबतें बढ़ जाएं, सरकार से लोग ज्यादा सवाल करने लगेंगे। तो क्या वो वजह है कि आज आप ऐसे यंग एक्टिविस्ट को, पोएट्स को और एकेडमिशियन, साइंटिस्ट, आप उन पर आज अंकुश लगा रहे हैं, या तो उनको जेल भेज रहे हैं या तो उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? तो आज बड़ा सवाल ये है कि हम ऐसा एंटी नॉलेज, एंटी इंटेलेक्चुअल समाज क्यों बना रहे हैं? कुछ हिस्टोरियंस ने भी इसको लेकर कहा है कि एक टाइम था 10 साल पहले का जब हम भारत को 50-50 डेमोक्रेसी कहते थे, लेकिन अगर 10 साल के बाद का, यानी कि पिछले 6 या 7 साल का पीरियड देख लीजिए, तो ऐसा लगता है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो 40-60 की डेमोक्रेसी बन गया है। यानी कि हम एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इंटेलेक्चुअल्स को, जहां पर एकेडमिशियंस को, जहां पर साइंटिस्ट को ये फ्रीडम नहीं होगी कि वो अपना काम ठीक से कर सके। और अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो हमारी नॉलेज इकोनॉमी का क्या होगा? जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, वो कैसे बढ़ेगी? वो तभी बढ़ेगी जब आप इंटरनेशनल एक्सचेंज करेंगे, आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके के अंकुश आप लगाएंगे तो वो एकेडमिक फ्रीडम का हनन है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का हनन है। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रही हूं कि वेबिनार को लेकर जो आलोचना सरकार की हो रही है कि इस तरीके के आप रूल्स लेकर आए हैं जिससे आप हंसी का पात्र बन रहे हैं, तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने रूल्स को ज्यादा स्पष्टता से लोगों को बताए कि ये इंटरनल मैटर्स क्या हैं। कि जिस तरीके से ये बोला गया है कि आप JNK पर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, लद्दाख पर नहीं कर सकते, इंडिया के बॉर्डर्स पर अगर आपको बात करना हो तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी नहीं हो सकती, तो इन चीजों को स्पेसिफाई किया जाए कि अगर ये स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं जिन पर आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं चाहते तो उसका कारण क्या है, ताकि लोगों को किसी गलत वहमी का शिकार ना होना पड़े। और जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक यही लोग कहते रहेंगे कि भारत की सरकार इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का सम्मान नहीं कर रही है, एकेडमिक फ्रीडम का सम्मान नहीं कर रही है, और हम लोकतंत्र के नाम पर हंसी तंत्र बनते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।